आज अपना तीसरा आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भी ऐसा देखते हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो बजट समझ में नहीं आता है। रीज़न क्या है कि हमें बजट का कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। यही रीज़न है कि हमें बजट समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम इस वीडियो में जो भी बजट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं हमने सारे को एक साथ लिखा है, एक साथ पढ़ा है और आप सबको भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि बजट होता क्या है और क्या सच में बजट को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं बजट क्या है। बजट जैसे हम किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली के कोई ना कोई हेड होते हैं, वो एक पूरे मंथ का हमारे फैमिली का ब्यौरा बनाते हैं कि हमने इस मंथ में कितना इन्वेस्ट करा, हमने इस मंथ में कितना अर्न करा, हमने इस मंथ में कितना सेव करा। ये सब होता है फैमिली का ब्यौरा होता है कि हमने एक महीना में कितना खर्च करा, कितना सेव करा। उसी तरह से हमारे कंट्री को, ये पूरे कंट्री को हमारा सरकार चलाता है, तो वो सरकार भी पूरे देश का ब्यौरा निकालता है। वो प्रत्येक ईयर निकालता है, उसको बोलते हैं यूनियन बजट या फिर देश का बजट, जो कि हर साल आता है। तो इस बजट को समझने के लिए हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे करने वाले हैं। जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हम फैमिली बजट को समझें, उसी तरह से हम लोग को इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने देश का ही बजट को अच्छे तरीके से समझें। उसको समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स को समझना पड़ेगा। पहले आइए देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन है। तो हमारे सामने पहला वर्ड कौन सा है, वो बजट का पहला वर्ड कौन सा है, वो है फाइनेंस बिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वित्त विधेयक। ठीक है, इसमें होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है, जब सरकार बजट पेश करती है संसद में, ठीक है, उसके बाद ये फाइनेंस बिल भी संसद में पेश किया जाता है। इस बिल में क्या होता है, इस बिल में सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है। मतलब कि जिस वर्ष का बजट होता है, जिस साल का बजट होता है, उस साल में सरकार कितना कमाई किया है, किस किस सेक्टर से कितना कमाई किया है, सारा का ब्यौरा होता है किसमें, फाइनेंस बिल में। ये होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के बाद आता है एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। इसमें होता है क्या, फाइनेंस बिल में क्या था कि सरकार का जितना उस साल का कमाई है वो होता है फाइनेंस बिल में। लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, वो बिल्कुल फाइनेंस बिल के साथ ही संसद में सरकार पेश करता है। उसमें होता है सरकार ने उस वर्ष, जिस वर्ष का निकलता है बजट, उस वर्ष में कितना सरकार ने खर्चा किया उसका ब्यौरा आता है। किस सेक्टर में कितना खर्च किया, किस सेक्टर में मतलब कितना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उसका होता है, उसका ब्यौरा होता है किसमें, एप्रोप्रिएशन बिल में। हमारे सामने नंबर 3 पे आता है बजट एस्टिमेट, यानी कि बजट एस्टिमेट का मतलब होता है बजट अनुमान। ठीक है, हम यहाँ पे 2 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, एक का बजट एस्टिमेट, दूसरा है रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो पहले आते हैं हम बजट एस्टिमेट पे। ये क्या होता है, बजट एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 21 चल रहा है, तो ठीक है, 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो आने वाला ईयर है, उसमें सरकार का कमाई और खर्च का अनुमान, जैसे कि हम मतलब अगले ईयर इतना खर्च करेंगे और इतना कमाएंगे, उसका अनुमान किस में होता है, वो होता है बजट एस्टिमेट में होता है। ठीक है, कि हम अगले वर्ष, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना वहाँ से कमाएंगे। ठीक है, ये अनुमान होता है। अब आते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट में। ठीक है, जैसे कि इसका हिंदी होता है संशोधित अनुमान। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित करके पेश करती है। जैसे कि अभी 20 क्रॉस हुआ है, 21 हम लोग एंट्री मारे हैं, तो 20 में जो कमाई और खर्च का अनुमान लगाया गया था उसको फिर से नए तरीके से, नए सिरे से उसको फिर से पेश करते हैं। किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट के माध्यम से हम लोग फिर से बजट में पेश करते हैं, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड। हमारे पास 5वां वर्ड है एक्चुअल, जिसका मतलब होता है वास्तविक। ये होता क्या है, 2 साल पहले सरकार ने असल में जितना कमाया, ठीक है, और जितना खर्च किया उसे एक्चुअल कहते हैं। जैसे कि बजट निकलता है तो वो पिछले साल का खर्च निकलता है और कितना कमाया वो निकलता है। तो 2 साल पहले सरकार असल में उसको कितना असल में कमाई हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो इसमें होता है, और कितना खर्च किया वो एक्चुअल में होता है, उसको हम लोग एक्चुअल कहते हैं। बस 6ठा और 7वां वर्ड है फिजिकल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा, और 7वां है फिजिकल सरप्लस, यानी राजकोषीय लाभ या मुनाफा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, सरकार की कमाई कम और खर्च अधिक, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। मतलब सरकार घाटे में है, यानी कि सरकार है जो लॉस में चल रहा है, घाटा में चल रहा है। अब फिजिकल सरप्लस, इसका मतलब क्या होता है, राजकोषीय लाभ या मुनाफा।
होता है सरकार की कमाई ज़्यादा और खर्च कम, यानी कि सरकार है जो फ़ायदे में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। तो ये हुआ दोनों वर्ड्स का मतलब। तो हमारे पास 8वां शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट। हमने इससे पहले एक और डेफिसिट पढ़ा था, वो था फिजिकल डेफिसिट, मतलब कि सरकार का कमाई कम और खर्च ज़्यादा। और ये है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब कि राजस्व घाटा। ठीक है, इसमें होता क्या, सरकार ने जो कमाई का टारगेट सेट किया था, ठीक है, कि हम इस ईयर इतना कमाएंगे, लेकिन उससे वो कम कमाया, मतलब कि उसने जो टारगेट सेट किया था कमाई करने का, वो उससे कम कमाई उसको हुई, उसको कहते हैं राजस्व घाटा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये हुआ 8वां वर्ड। आप लोग टेंशन ना ले, ये सारे वर्ड्स का बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ मैंने अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हमारे पास 9वां वर्ड है, वो है टैक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कर। टैक्स दो तरह के होते हैं, पहला तो डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स होता है, और कॉरपोरेट टैक्स होता है। ठीक है, हम लोग ये दोनों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं क्या होता है। और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स इसमें होता है इंक्लूड। तो समझते हैं, ये हुआ टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये सब आते हैं और इनडायरेक्ट में ये सब आते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट क्या है। ठीक, अब हमारे पास दो टैक्स है। ठीक है, पहला टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और दूसरा भी डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहला आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, जैसे कि हम कितना कमाई कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, एक होता है जैसे कि हम कहीं अपने कमाई को इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, वो भी आता है इनकम टैक्स पे। ठीक है, हम अपने ब्याज पे हमको टैक्स देना पड़ता है या फिर हमको अपने कमाई पे टैक्स देना पड़ता है, वो होता है इनकम टैक्स। अब आते हैं कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेटिव कंपनीज या फॉर्म से कमाई, जैसे कि आप कोई फॉर्म खोले हुए हैं, कोई कंपनी खोले हुए हैं, कोई फैक्ट्री खोले हुए हैं, तो उसका कमाई का जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ये था हमारे पास दो तरह के टैक्स, जो कि अक्सर लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है। हमने टैक्स पढ़ चुका था। टैक्स दो तरह के होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने दो पढ़ा, अब आते हैं इनडायरेक्ट में। उसमें होता है, एक होता है एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम लोग उत्पाद शुल्क बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारे देश के अंदर जो सामान बनता है, ठीक है, जो फैक्ट्री कंपनी जो सामान बनाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं उत्पाद शुल्क। ठीक है, ये एक्साइज ड्यूटी ये जीएसटी में भी आता है। ठीक है, अब हम आते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या होता है, जैसे कि सीमा शुल्क, जो हमारे देश का सामान या फिर किसी अदर कंट्री का सामान या फिर कुछ बना हुआ चीज़ हमारे कंट्री में आता है तो उस पर ये ड्यूटी लगता है, मतलब उस पर ये टैक्स लगता है, जो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है के कैटेगरी में आता है। हमारे पास 14वां वर्ड है, वो है कॉन्सोलिडेंट फंड। ठीक है, समेकित कोष। ये क्या होता है, जब सरकार कमाती है, ठीक है, जब सरकार को प्रॉफिट होता है, जब सरकार कमाती है तो उसे कॉन्सोलिडेंट फंड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक तरह का फंड जो सरकार कमाती है, जो उसको प्रॉफिट होता है वो उसको इसी फंड में वो जमा करती है। हमारे पास 15वां शब्द है, वो है कंटीजेंसी फंड। ठीक है, इसका हिंदी होता है आकस्मिक कोष। जब हमको कंट्री में कोई अचानक ज़रूरत पड़ता है पैसे का तो इसी फंड से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, बिना कोई प्लानिंग किए इमरजेंसी में जहाँ से पैसा निकलता है उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। तो ये था हमारे पास दो तरह का फंड। ये रहा हमारा 16वां वर्ड, जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे पास दो तरह का एक्सपेंडिचर है, वो है एक रेवेन्यू और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है, जैसे राजस्व व्यय। ठीक है, ये क्या होता है, देश चलाने के लिए जो खर्च होता है। ठीक है, जो देश चलाने के लिए जो खर्च होता है, जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम लोग सब्सिडी देने में, सैलरी देने में और कर्ज देने में आदि जो खर्च होते हैं वो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये क्या होता है, पूंजीगत व्यय। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऐसा खर्च जिससे कि सरकार को फ़ायदा हो। ठीक है, वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे कि सरकार को फ़ायदा हो, वो होता है सरकारी कॉलेज बनाना, सड़क बनाना या फिर अस्पताल बनाना। ठीक है, आदि हम लोग ऐसे चीज़ जो सरकार बनाते हैं जिससे कि उनको मतलब इन्वेस्ट करे और उससे कुछ फ़ायदा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे बजट में दो तरह का गेन होता है। ठीक, एक होता है शॉर्ट टर्म गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म गेन। अब पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है। जैसे कि
अल्पकालीन पूंजीगत लाभ। ठीक है, इसमें कि सरकार जो है शेयर बाजार में 1 साल से कम समय तक पैसा लगा करके जो मुनाफा कमाती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेन, यानी कि अल्पकालीन पूंजीगत लाभ। मतलब कि सरकार 1 साल से कम समय के लिए किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाती है और वहाँ से लाभ पाती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेन। अब आता है लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म गेन क्या होता है? दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। ठीक है, अगर सरकार 1 साल से अधिक समय तक के किसी शेयर बाजार में पैसा लगाती है और वहाँ से लाभ कमाती है तो उसको बोलते हैं दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 तरह के लाभ। हमारा इस वीडियो का लास्ट और 20वां शब्द जो कि है डिस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है विनिवेश, मतलब बिना इन्वेस्ट किए वहाँ से कमाई करना। जैसे कि जब सरकार कोई सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी को बेचता है तो उससे जो कमाई होती है उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश, बिना निवेश किए हुए उस पर कमाई करना। सरकारी चीज़ों को बेच करके उससे जो कमाई होता है उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये रहा वीडियो का आखिरी शब्द। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार हमारे इस यूट्यूब के फैमिली को, सदस्य को एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें। अगर आपको अच्छा लगता हो हमारा ये परिवार तो आप भी हमारे इस परिवार से जुड़ सकते हैं, हमारे इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। थैंक यू।